अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर नसीम और आज हम फिजिक्स एफएससी पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर है वेक्टर और इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये वेक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक को नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटी और एक को नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं निहायत सीधे अल्फाज में बताऊं और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन हो, क्या हो? डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर है और जिसके पास डायरेक्शन ना हो वो स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 चीजों की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्केलर क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज यूनिट। जबकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन, ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं। जिस भी क्वांटिटी के पास ये तीनों चीजें हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी का नाम देते हैं और जिसके पास ये दो चीजें हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं। आई होप कि आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइए बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन पर। हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किस तरह से करवाते हैं? देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके? पहला तो तरीका है बोल्ड लेटर्स के जरिए। बुक में आप जहां कहीं भी बोल्ड लेटर देखें तो समझ जाए कि वो लेटर किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल्ड लेटर अगर आपको नहीं पता, इन दोनों वी लेटर्स को देखें। इसमें से एक लेटर वी, इसकी थिकनेस इस वी से ज्यादा है। ये वी बोल्ड लेटर है जबकि ये नॉर्मल फॉन्ट में लिखा गया है। तो जहां कहीं भी आप बुक में इस तरह के बोल्ड लेटर्स देखें तो आप समझ जाएं कि वो किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि नॉर्मल लेटर या थिन लेटर स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बोल्ड रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को और ये रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर को। ठीक है। अच्छा, अब इसके दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका है वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करवाने का। दूसरा तरीका है बाय प्लेसिंग एरो हेड। किसी भी लेटर के ऊपर इस तरह का छोटा सा एक एरो ड्रा करके हम उसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 तरीके हैं जिनसे हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करवाते हैं। आइए इसी तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर लें। ग्राफिकली हम इसको एरो के जरिए रिप्रेजेंट करवाते हैं। इस एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और जबकि ये पॉइंट, ये टिप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। इस हिस्से को हम हेड का नाम देते हैं जबकि इस पोर्शन को, एंड वाले पोर्शन को हम टेल का नाम देते हैं। कोई भी वेक्टर है तो इसकी जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा है और जितनी कम लेंथ उतना ही कम मैग्नीट्यूड। और हॉरिजॉन के साथ ये जो एंगल बना रहा होता है थीटा, ये उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
एक और चीज आपने जो याद रखनी है वो ये कि डायरेक्शन या थीटा हम हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इस नाम में रेक्टेंगुलर नाम से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी रेक्टेंगल को। जबकि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट को अब जरा ध्यान से समझिएगा। कोऑर्डिनेट किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर के ग्रुप को कहते हैं जो किसी प्लेन में पॉइंट या पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है 5,4। अब ये दो नंबर हैं और ये इन दो नंबर का एक ग्रुप है। अब ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट या वेक्टर की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एड्रेस का काम करते हैं। इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दो एक्सिस से मिलकर बना होता है जो आपस में एक दूसरे को प्रिपेंडिकुलरली कट कर रहे होते हैं एट 90 डिग्रीज। ये परफेक्टली एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर कट कर रहे होते हैं। इसकी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, जबकि इस वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। इन एक्सिस पर कुछ ग्रेटिंग्स बनी हुई होती हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर होती है। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं इसे हम ओरिजिन का नाम देते हैं और इसे हम O से रिप्रेजेंट करवाते हैं। और यहां पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। एक्सिस के इस सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं, या फिर हम इनको एक और नाम भी देते हैं कार्टेशियन प्लेन का। इनको हम दोनों नामों से बुलाते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन। अब कोऑर्डिनेट की इसी मिसाल को हम दोबारा से ले लेते हैं ताकि इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें। मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट है 5 और 4। यहां पर जो पहली डिजिट है या पहली वैल्यू होती है ये रिप्रेजेंट करती है x की वैल्यू को और दूसरी डिजिट रिप्रेजेंट कर रही होती है y की वैल्यू को। अब x एक्सिस में 5 कहां पर है? ये देखिए कुछ यहां पर, राइट। और y एक्सिस पर 4 कहां पर है? कुछ यहां पर। अब इन दोनों y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें और x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे होंगे ये है वो प्लेस या पोजीशन या पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताए गए थे। इसी तरह से हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हो उससे हम पोजीशन का पता कर सकते हैं, या फिर कहीं भी हमें पोजीशन डिस्क्राइब करनी हो या फिर कुछ कैलकुलेट करना हो तो हम इस तरह से कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। यहां तक तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और कोऑर्डिनेट्स किनको कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जस्ट दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस, तो जहां पर दो एक्सिस हो उसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन का नाम देते हैं। और अगर यहां पर हम एक और थर्ड डायमेंशन इंट्रोड्यूस करवा दें, ये है वो थर्ड डायमेंशन। इस थर्ड डायमेंशन को हम z एक्सिस का नाम देते हैं। और ये z एक्सिस की खास बात ये है कि ये y एक्सिस से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है और x एक्सिस के साथ भी एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। यानी ये z एक्सिस x और y दोनों को परपेंडिकुलरली कट कर रहा होता है ओरिजिन से। अब इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं या 3D सिस्टम का नाम देते हैं। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो एक 3D सिस्टम है।
हम जिन चीजों को देखते हैं वो 3D है, और जिन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, वो सब कुछ क्या है, 3D। और अगर आपने 2D प्लेन की एग्जाम्पल देखनी हो तो आप अपनी बुक को देख लीजिए या पेपर को देख लीजिए, वहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी प्रिंटेड है इवन पेपर, वो सब कुछ 2D सिस्टम है। सपोज कीजिए आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और आपको कहा गया है कि इन दोनों को ऐड करें। तो इनको ऐड करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ग्राफिकल मेथड के जरिए, और सेकंड वे ऑफ एडिशन है इन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए। हम इस लेक्चर में जस्ट ग्राफिकल मेथड को कवर करेंगे, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वेक्टर एडिशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए हम कैसे करते हैं। तो आइए ग्राफिकल मेथड को पहले समझते हैं। ग्राफिकल मेथड के जरिए वेक्टर को ऐड करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो उन वेक्टर्स को उनके ग्राफिकल फॉर्म में लेकर आना होता है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कि हम वेक्टर को एरो के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वेक्टर बी है समथिंग लाइक दिस। ये है वेक्टर बी जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के साथ है, यानी ये एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रहा है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करें, तो इनको ऐड करने के लिए जो रूल हम यूज करते हैं वो है हेड टू टेल रूल। अब इसके नाम से ही जाहिर है कि यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं। ये वेक्टर ए का हेड है, ये वेक्टर ए का हेड है, और ये वेक्टर बी का टेल है। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि इस वेक्टर बी को उठाकर हम वेक्टर ए के हेड पर रख देंगे, कुछ इस तरह से कि टेल हेड को टच करे, कुछ इस तरह से। ये वेक्टर ए है और ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। ये ए है और ये बी। हमने वेक्टर बी को उठाकर वेक्टर ए के हेड पर रख दिया। अब ये है हमारे पास वेक्टर बी का हेड और ये है वेक्टर ए का टेल। सेकंड स्टेप में हमने ये करना है, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ कुछ इस तरह से मिला देंगे। अब यहां पर हमें जो एक न्यू वेक्टर हासिल हुआ है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। ये न्यू वेक्टर वेक्टर बी और वेक्टर ए के सम करने से हमें हासिल हुआ है, और क्या नाम देते हैं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर। आइए वेक्टर एडिशन को कुछ और मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन थोड़े बहुत मैग्नीट्यूड का फर्क है। तो आइए हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पर रख देंगे कुछ इस तरह से। ये आ गया वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब ए के टेल को बी के हेड के साथ मिला देंगे कुछ इस तरह से। ये ए का टेल बी के हेड के साथ हमने मिला दिया। अब आप नोट करें कि यहां पर रिजल्ट में हमें एक न्यू वेक्टर जो मिला है उसकी मैग्नीट्यूड ए और बी दोनों से ज्यादा है, दोनों की सम के बराबर है। अब अगर वेक्टर बी हमारे पास कुछ इस तरह से दी हुई होती, समथिंग लाइक दिस, तब क्या होता, आइए देखते हैं। ये आ गया वेक्टर ए और
वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ हम रखेंगे, कुछ इस तरह से। इसको मैं ये रख दिया मैंने वेक्टर बी को। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ मिला देंगे और ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब जरा रिजल्टेंट वेक्टर को हम कंपेयर करके देखते हैं ओरिजिनल वेक्टर्स के साथ। आप नोट करेंगे कि जब हमने बी को ए के साथ ऐड किया तो एक ये जो टोटल नेट रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड काफी कम हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड में कमी आ गई। इस तरह के एडिशन जिसमें नेट मैग्नीट्यूड कम हो जाए उसको हम सबट्रैक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, आइए अब हम अपने पिछले या पहले एग्जाम्पल को फिर से कंसीडर करते हैं, लेकिन एक नए तरीके के साथ। ये पहले एग्जाम्पल में हमने ये वेक्टर ए लिया था और वेक्टर बी कुछ इस तरह से लिया था, राइट, और हमने ऐड किया था ए प्लस बी कुछ इस तरह से। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और ये आ गया था हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन अब हम ये करते हैं कि हम इसको a प्लस बी की बजाय b प्लस ए कर देते हैं। आइए देखते हैं तब क्या होगा। सबसे पहले ले लेंगे हम b वेक्टर और अब b वेक्टर के हेड के साथ हम क्या करेंगे, a वेक्टर के टेल को रख देंगे कुछ इस तरह से। ये आ गया हमारे पास a वेक्टर। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस टेल को इस हेड के साथ मिला देंगे और ये हम आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैं जो चीज आपको दिखाना चाहता हूं, आप इन दोनों के रिजल्ट पर गौर करें। इसके लिए मैं वेक्टर ए और बी को इरेज कर दे रहा हूं और सिर्फ मैंने रिजल्टेंट वेक्टर रहने दिया। अब दोनों वेक्टर को नोटिस करें, देखें दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। हमने इसको अलग अलग तरीके से ऐड किया, a प्लस बी किया और b प्लस ए किया, लेकिन फिर भी रिजल्टेंट वेक्टर सेम ही है। इसका मतलब ये है कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। अब मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये a है, क्या हो अगर मैं इसको किसी नॉन जीरो डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं? ये n कोई नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, जस्ट लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। जब मैं किसी नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी मैग्नीट्यूड में इतने टाइम्स इजाफा हो जाता है, उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, उसकी डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं आती, डायरेक्शन सेम रहेगी। जस्ट होगा ये कि उसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा हो गया। लेट्स सपोज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देता, तब क्या होता कि इस ओरिजिनल वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है या इसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम इंक्रीज हो जाती। अगर पहले लेंथ ये थी तो मल्टीप्लाई करने के बाद लेंथ कुछ इस तरह से 2 टाइम हो जाती। अब आइए देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर किनको कहते हैं। यूनिट वेक्टर के नाम से ही जाहिर है, यूनिट और वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है इकाई या एक या सिंगुलर, और वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? यूनिट वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर में से यूनिट को हटा दिया जाए, सॉरी मैग्नीट्यूड को हटा दिया जाए, तो उसमें क्या चीजें बच जाती हैं? देखिए किसी भी वेक्टर के पास 3 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन।
अब मैग्नीट्यूड हमने 1 कर दिया, यानी इसको हम लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। बच हमारे पास क्या चीजें गई, यूनिट और डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का बेसिक पर्पस ही यही होता है कि वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट वेक्टर को हम किसी भी लेटर के ऊपर इस तरह का एक स्मॉल कैप इंट्रोड्यूस करवाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप किसी लेटर पर इस तरह का स्मॉल कैप देखें तो आप समझ जाएं कि ये यूनिट वेक्टर है, और इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसे कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ये सिंपल ए रिप्रेजेंट कर रहा होता है जस्ट मैग्नीट्यूड को। अब क्योंकि यहाँ ए के ऊपर एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये एक वेक्टर है। वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बराबर होता है यूनिट वेक्टर के, या फिर ए वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये वही बात फिर से आ गई। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया कि कोई भी यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। यानी यहां पर ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये मिलकर क्या बना रहे हैं, वेक्टर, जो कि वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन है। आई होप कि अब आपको ये सारी स्टोरी, ये सारी बातें समझ में आने लगी होंगी। इसी तरह से अगर किसी वेक्टर की वैल्यू 0 हो तो हम इसको नल वेक्टर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, नल वेक्टर। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।